नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं लैब असिस्टेंट की जो 2016 में आपके भर्ती आई थी उसका जो दोस्तों पेपर हुआ था। और उसमें जो बायोलॉजी के आपके 30 प्रश्न आए थे, उन 30 प्रश्नों को आज हम पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों जो जीके के सवाल आए थे इस पेपर में, उसको दोस्तों हम पढ़ चुके हैं पहले ही। और अगर आपने इन जीके के 50 प्रश्नों को जो पूरी की व्याख्या के साथ दोस्तों इस चैनल पर अपलोड हो चुका है इसका वीडियो, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस पेपर में दोस्तों लगभग आपके 27 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया था बोर्ड द्वारा। और ये पेपर थोड़ा दोस्तों हाई लेवल का ही था, हाई तो नहीं कह सकते दोस्तों, थोड़ा मॉडरेट था लेवल। और बायोलॉजी के भी आपके लगभग 4 से दोस्तों 5 सवाल डिलीट हुए थे इसमें। और उन डिलीट प्रश्नों को भी आज हम देखेंगे कि ये डिलीट प्रश्न क्यों किए गए थे। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय पर आपको अपडेट मिलते रहे। और दोस्तों इस चैनल पर आपको आपको आपके एग्ज़ाम तक दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम होने वाले जून में, आपके एग्ज़ाम तक इस चैनल पर दोस्तों बायोलॉजी, केमिस्ट्री और दोस्तों फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वीडियो दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। रोजाना वीडियोस के दोस्तों अपलोड होते रहेंगे। और जीके के दोस्तों जो 25 प्रश्नों के वीडियो भी जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। अब दोस्तों समय बहुत कम है, केवल आपके पास अब 3 महीने हैं। और इन 3 महीनों में दोस्तों आप जीके के सिलेबस को पूरा कवर नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर यही है कि आप पुराने प्रश्नों को ही पढ़ें। और हमेशा दोस्तों राजस्थान की परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो ही प्रश्न रिपीट होते हैं। और दोस्तों एग्ज़ाम तक हम लगभग 1000 से हर सब्जेक्ट में दोस्तों लगभग 1000 प्रश्नों को पढ़ लेंगे। अब 1000 में से अगर 25-25 प्रश्न भी आते हैं तो भी दोस्तों अच्छा ही होगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों यानी लैब असिस्टेंट की परीक्षा का बायोलॉजी का पहला प्रश्न था। फिनाइल कीटोनूरिया मानव का एक अलिंग गुणसूत्री अप्रभावी विकार है। यदि इससे प्रभावित नवजात शिशुओं की आवर्ती 14,000 में से एक हो तो यादृच्छिक संगम मानते हुए विषम युग्मजीयों की आवर्ती क्या होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना था हार्डी विनबर्ग सिद्धांत से। हार्डी विनबर्ग सिद्धांत से। अब दोस्तों हार्डी विनबर्ग सिद्धांत क्या कहता है, ये होता है दोस्तों p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल्स टू 1। अब दोस्तों इसमें p क्या है, p है दोस्तों समयुग्मजी प्रभावी जीन की समयुग्मजी प्रभावी जीन की आवर्ती, या फिर इंग्लिश में कहे तो होमोजाइगस प्रभावी जीन आवर्ती। और q² होगा दोस्तों समयुग्मजी प्रभावी जीन की आवर्ती। और p² बराबर q² होता है, यानी ये आवर्ती और ये आवर्ती आपके बराबर होगी। और pq क्या होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों विषम युग्मनजी जीन की आवर्ती या फिर हेट्रोजाइगस जीन की आवर्ती। अब दोस्तों हमें प्रश्न में दे रखा है कि p² दे रखा है, p² दे रखा है दोस्तों आवर्ती, यह आवर्ती दे रखी है हमें 1/14,000। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा दोस्तों 0.0000714। कितना आ जाएगा 0.000, यहाँ पे 40 और 714। और दोस्तों p² बराबर q² होता है,
तो क्यू स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा 0.0000714। अभी स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर उधर जाने पर यहाँ पे रूट हो जाएगा, और इसको हल करने पर आएगा दोस्तों 0.0085, यानी Q का मान कितना आएगा, Q का मान आएगा 0.0085। अब दोस्तों हम जानते हैं कि P प्लस Q बराबर 1 होता है। अब हमें अगर P का मान ज्ञात करें तो P इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q हो जाएगा, तो 1, और हमने अभी Q का मान निकाला तो Q का मान कितना था, Q का मान था 0.0085, और इसको सॉल्व करने पर आता दोस्तों 0.991, यानी P का मान कितना आ जाता, P का मान आ जाता 0.991। अब हमें हार्डी विनबर्ग सिद्धांत से क्या पता है, ये पता है कि 2 इंटू पी क्यू, ये हमें दोस्तों ज्ञात करना है, यानी हेट्रोजाइगस जीन की आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न अनुसार विषम युग्मजीयों की आवृत्ति हमें ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों 2 मल्टीप्लाई P का मान हमने ज्ञात किया, तो ये P का मान था दोस्तों 0.991, ये मल्टीप्लाई बाय 0.0085, और दोस्तों इनको हल करने पर आता 0.017, यानी एक ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब दोस्तों इस प्रश्न को हमें किससे सॉल्व करना था, इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना था दोस्तों हार्डी विनबर्ग सिद्धांत से। और हार्डी विनबर्ग सिद्धांत क्या होता है, ये होता है पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न था दोस्तों कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित करना था, यानी ये पुष्पों के प्रकार है और ये पादपों के नाम है। तो साइएथियम पुष्प किस पादप से मिलता है, तो ये मिलता है यूफोर्बिया से, यानी ए के नीचे आएगा दोस्तों 4 नंबर। और चक्रिक पुष्प मिलता है किससे दोस्तों, ये मिलता है साल्विया से, तो बी के नीचे 3 नंबर। और दोस्तों हाइपोन्थोडियम मिलता है हमें फाइकस जाति से, तो सी के नीचे दोस्तों 2 नंबर। और समसिक मिलता है दोस्तों कैंडिटफ्ट से, तो डी के नीचे 1 नंबर, यानी 4 3 2 1 इसका सही मिलान था। तो इनमें से 4 3 2 1 किस में है, ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में। तो 2 ऑप्शन इसका दोस्तों सही उत्तर था। अगला तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रेकथन के वक्तव्य के पश्चात कारण का वक्तव्य है, प्रश्न को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनें। यानी दोस्तों हमें ये कथन दे रखा है और उसका ये कारण दे रखा है, और हमें इनमें से चुनना है कि कौन सा उत्तर सही है। अब कथन क्या दे रखा है दोस्तों कि उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। अब शीशा यानी दोस्तों लेड, शीशा यानी लेड। अब क्या होता है दोस्तों कि पेट्रोल में उत्प्रेरक मिलाए जाते हैं। ये किस लिए मिलाए जाते हैं दोस्तों, ताकि जो हानिकारक गैसें होती है, जो वाहनों के चलने पर हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई या फिर हाइड्रोकार्बन हो गई, ये जो हानिकारक गैसें होती है दोस्तों, उसके उत्सर्जन को निष्क्रिय करें,
उसके उत्सर्जन को निष्क्रिय करे। और अगर उसमें दोस्तों अगर पेट्रोल में शीशा मिला हुआ होगा तो पेट्रोल दोस्तों उत्प्रेरकों को निष्क्रिय कर देगा, ना कि सक्रिय कर देगा। उत्प्रेरकों को क्या कर देगा दोस्तों? निष्क्रिय कर देगा शीशा। इसलिए शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। अब ये उत्प्रेरक क्यों मिलाए जाते हैं? उत्प्रेरक दोस्तों मैंने बताया कि उत्प्रेरक इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि जो हानिकारक गैसें होती है वे पर्यावरण में ना फैले। तो दोस्तों इसका कथन तो सत्य है, लेकिन दोस्तों जो कारण दे रखा है यानी शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को सक्रिय कर देता है, ये सक्रिय नहीं करता दोस्तों। शीशा जो उत्प्रेरक होते हैं जो हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम करते हैं उसको दोस्तों निष्क्रिय कर देता है। तो कथन तो दोस्तों आपके सही है, लेकिन कारण गलत है। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कि प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा HIV उपक्रम यानी सब टाइप सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला HIV का सब टाइप कौन सा है? तो ये है दोस्तों टी सीज सब टाइप, यानी 1 नंबर इसका सही उत्तर था। अब दोस्तों HIV की बात करें तो दोस्तों हमें इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। HIV की पहले फुल फॉर्म बता दूं क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और दोस्तों हमें पूछ सकता है कि ये किस परिवार का सदस्य है? तो ये लेंटी वायरस है दोस्तों, जो रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य होता है। और इसके कारण दोस्तों जो एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये दोस्तों इसका कारण बनता है ये HIV वायरस। और ये किस परिवार का होता है? ये होता है दोस्तों रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य। और इसके कारण एड्स जैसी गंभीर बीमारी होती है। और दोस्तों एड्स बीमारी मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को विफल कर देती है, यानी जो इम्यून सिस्टम होता है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देती है, जिससे सामान्य संक्रमण भी होगा तो जो शरीर होगा उस संक्रमण से लड़ नहीं पाएगा और जो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि HIV किस कुल का या किस परिवार का सदस्य है? तो ये रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य है। तो 4 का दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न है, अत्यधिक पुनरावर्ती DNA इनमें देखा जाता है। यानी अत्यधिक पुनरावर्ती DNA किन किन में देखा जाता है? टेलोमियर में, जी हाँ दोस्तों टेलोमियर में देखा जाता है। सूक्ष्म अनुषंगी DNA में इसमें भी देखा जाता है। सेंट्रोमियर में इसमें भी दोस्तों देखा जाता है। और DNA क्लोनिंग इसमें दोस्तों ये नहीं देखा जाता। तो A, B और C में ये पुनरावर्ती DNA देखा जाता है। तो A, B, C किस में है दोस्तों? तो ये आपके 4 नंबर ऑप्शन में। तो प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अब अगला 6वां प्रश्न है दोस्तों, यूरिया चक्र एवं क्रैब चक्र इससे जुड़ते हैं। यानी यूरिया चक्र और क्रैब चक्र किससे जुड़ते हैं? अब दोस्तों यूरिया चक्र की बात करें तो यूरिया चक्र क्या होता है? आपने 10th 12th में दोस्तों पढ़ा होगा कि यूरिया चक्र क्या होता है। जो अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है अमोनिया, उसके उत्सर्जन के लिए उसके उत्सर्जन को दोस्तों उत्सर्जन के लिए उसको यूरिया में परिवर्तित करता है यूरिया चक्र। और दोस्तों ये यूरोटैलिक जो होते हैं उसमें ये पाया जाता है। और दोस्तों यूरिया चक्र किस में होता है? ये होता है यकृत में, यानी जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये उसमें पाया जाता है। और जो अमोनिया जो दोस्तों अत्यधिक विषैला होता है उसको यूरिया में परिवर्तित करता है। कौन करता है? ये करता है यूरिया चक्र। अब क्रैब चक्र की बात करें तो क्रैब चक्र होता है दोस्तों वायवीय श्वसन की जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है क्रैब चक्र। अब ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इस क्रिया में दोस्तों ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन में बदलता है। और इसका अध्ययन दोस्तों सर्वप्रथम हैंस एडोल्फ ने
क्रेब्स चक्र का सर्वप्रथम अध्ययन हैंस एडोल्फ ने किया था, हैंस एडोल्फ ने। इस कारण हैंस एडोल्फ क्रैब ने, इस कारण इसको क्रैब चक्र कहते हैं। तो ये तो थे आपके दोस्तों क्रैब चक्र और यूरा चक्र। और हमें प्रश्न में पूछा है ये किससे जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं दोस्तों फ्यूमेरेंट से। तो 2 नंबर इसका सही उत्तर था। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों एक संवाहक यानी क्लोनिंग संवाहक, एक वाहक डीएनए अणु होता है, इसके साथ मानव डीएनए का टुकड़ा संयोजित किया जाता है। डीएनए स्थानांतरण के समय प्रयुक्त संवाहक सूक्ष्म से वृहद आकार की ओर है, यानी छोटे से बड़े आकार हमें पूछा है, तो छोटे से बड़ा आकार कौन सा है, तो इनमें से है दोस्तों सबसे छोटा है प्लाज्मिड्स, उसके बाद दोस्तों जीवाणु भोजी, उसके बाद कॉस्मिड्स और फिर है बीएससी यानी जीवाणुविक कृत्रिम गुणसूत्र। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर था, यानी छोटे से बड़े का क्रम 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों उस तत्व का नाम चुनिए जो पुष्पन क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव दिखाता है जब पादपों में उसकी सांद्रता कम हो। अब दोस्तों पुष्पन क्रिया यानी जब पुष्प बनता है तो उसको पुष्पन क्रिया कहते हैं। तो इन तत्वों को चुनना है जो में पादपों की सांद्रता कम हो। यानी दोस्तों सल्फर का क्या होता है पुष्पों में, पुष्पन क्रिया में, तो ये दोस्तों एक संरचनात्मक तत्व है जो दोस्तों पुष्पन में देरी को रोकता है और पुष्प में दोस्तों जल्दी पुष्प आने को प्रेरित करता है। अब मॉलिबिडनम की बात करें दोस्तों, तो मॉलिबिडनम दोस्तों पादपों में प्रोटीन संश्लेषक होता है और ये दोस्तों पादप की वृद्धि के लिए ये आवश्यक है। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन दोस्तों पुष्पन क्रिया होती है दोस्तों उसको समय पर संपन्न करवाता है। तो दोस्तों पुष्पन के लिए ये तीनों तत्व आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है आपके उपरोक्त सभी, यानी 4 नंबर इसका सही उत्तर है। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए 3 न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम प्रयुक्त हो तो सैद्धांतिक रूप से कितने विशिष्ट अमीनो अम्ल कोडित होंगे। अब 3 के स्थान पर दोस्तों 4 पूछा है, यानी 4⁴। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके 256, यानी 1 नंबर इसका सही उत्तर था। हमें 3 के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइड पूछा है तो 4⁴, तो इसका सही उत्तर आपके 256 हो जाएगा। तो 1 नंबर इसका सही उत्तर था। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में। अब इसका कारण क्या है, अब ये कारण दे रखे दोस्तों अधिक रक्त की आपूर्ति, मस्तिष्क का आकार बड़ा होना, या फिर शरीर सतह क्षेत्रफल की तुलना में मस्तिष्क क्षेत्रफल अधिक होना और अधिक ऐंठन। तो वैसे तो दोस्तों ये बोर्ड द्वारा आपके डिलीट कर दिया गया था प्रश्न, लेकिन इसका उत्तर की बात करें दोस्तों तो मस्तिष्क का आकार बंदरों की तुलना में दोस्तों मानव मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। तो 2 नंबर इसका सही उत्तर होता। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला 11वां प्रश्न दोस्तों हेरोइन स्मैक का रासायनिक सूत्र है। तो हेरोइन स्मैक का रासायनिक सूत्र क्या है, ये है दोस्तों C21H23 और NO5। तो 1 नंबर इसका सही उत्तर है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों कि हेरोइन का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां प्रश्न सही कथन चुनिए। अब इनमें से कौन सा कथन है जो सही है वो हमें चुनना है। मूल में क्यूटिकल नहीं होता, तो ये कथन दोस्तों सत्य है कि मूल में क्यूटिकल नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों मूल की जड़ होती है दोस्तों उसको पानी संचित करना पड़ता है, इस कारण इसमें क्यूटिकल नहीं पाई जाती। अब दूसरा है दोस्तों पृष्ठधारी पर्ण में रंध्र निचली सतह पर होते हैं। जो पृष्ठधारी पर्ण होते हैं दोस्तों
उसमें रंध्र निचली सतह पर होते हैं। तो रंध्रों का दोस्तों सबसे पहले कार्य की बात करें तो रंध्रों का कार्य होता है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। उसमें जल की वाष्प के रूप में हानि होती है, और जो जल की हानि को कम करने के लिए दोस्तों उसमें ये रंध्र पर्षदधारी पर्ण में नीचे की सतह पर स्थित होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो प्रकाश होगा तो पर्ण के ऊपर पड़ेगा, जिससे कि जल की हानि अधिक होगी। उस जल की हानि को कम करने के लिए ये रंध्र निचली सतह पर होते हैं। तो बी भी दोस्तों इसका सही है। और द्विबीजपत्री मूल में जाइलम पुलों की संख्या 2 से 6 तक होती है। तो ये भी दोस्तों आपके सही है। तो दोस्तों 12 में ए, बी और सी सही है, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों सही कथन चुनिए। तो इन कथनों में से कौन से कथन है जो सही है। तो दोस्तों पहले कथन की बात करें तो प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है। यह दोस्तों पहला कथन सत्य है। अब हार्मोन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों 1902 में स्टर्लिंग द्वारा, किसके द्वारा, स्टर्लिंग द्वारा हार्मोन खोजा गया। ये प्रथम हार्मोन था दोस्तों सिक्रेटिन। तो पहला कथन आपके सत्य है। और दूसरे की बात करें दोस्तों अधिवक्र वलकुट की उत्पत्ति एंडोमर्ल है। तो ये तो दोस्तों आपके गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करें कि एंजियोटेंसिन द्वितीयक वाहिका संकीर्णन को उत्तेजित करता है और रक्त दाब को बढ़ाता है। अब एंजियोटेंसिन की बात करें दोस्तों तो एंजियोटेंसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, और यह दोस्तों एड्रिनल कॉर्टेक्स में एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो एड्रिनल ग्रंथि में होता है उसके स्त्रावण को दोस्तों प्रेरित करता है। और इसका कार्य की बात करें तो ये दोस्तों रुधिर में यानी खून में सोडियम आयन की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे दोस्तों जो रक्तदाब को बढ़ाने के लिए कारण बनता है। तो आपके सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और आगे है दोस्तों पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली ग्रसनीय उपकला से एक अंतर्वल जिसे रात के की धानी कहते हैं से उत्पन्न होता है। तो ये दोस्तों आपके गलत हो जाएगा, यानी ए और सी ही आपके सही है। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये किन कथनों में से ए और सी सही है केवल। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और कारण का है, और ये हमें कथन दे रखा है और ये इसके कारण है कि इनमें से कौन सा सही है। इन दिए गए ऑप्शन में से क्या कथन और कारण दोनों सत्य है या दोनों गलत है, या फिर एक सही या फिर एक गलत है। तो हमें कथन क्या दे रखा है दोस्तों, कथन दे रखा है हृदय पेशियां संकोच के जैसी दिखाई देती है, लेकिन औद्योगी के अनुसार ये संकोच नहीं है। तो अब इसका कारण क्या दे रखा है, इसका कारण दे रखा है हृदय पेशियां तंतु शाखायुक्त एवं अंतर संयोजी होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोशिका झिल्ली से आवृत केंद्र में एक केंद्रक लिए हुए एक संपूर्ण इकाई होती है। तो दोस्तों ये कथन और कारण ये दोनों सत्य है। तो 14 नंबर की बात करें प्रश्न की दोस्तों, तो 14 नंबर में कथन और कारण दोनों सत्य हो जाएगा, यानी जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इन दोनों को अब दोस्तों सम्मिलित करना है। अब ये फोबिया हमें दे रखा है यहाँ पे। फोबिया मतलब होता है दोस्तों डर, और ये किस किस से होते हैं उनको हमें मिलान करना है। अब बिब्लियोफोबिया की बात करें तो बिब्लियोफोबिया कहते हैं दोस्तों पुस्तकों का भय। बेहद ही दोस्तों इजी प्रश्न है। और लिम्फोफोबिया, तो लिम्फोफोबिया किस डर को कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों झीलों के भय को। पायरोफोबिया की बात करें तो पायरोफोबिया कहते हैं अग्नि के भय को। और जेरेंटोफोबिया की बात करें तो जेरेंटोफोबिया कहते हैं दोस्तों वृद्धावस्था के भय को। यानी ABCD की बात करें, वापस एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि बिब्लियोफोबिया पुस्तकों के भय को, यानी ए में 4 नंबर। लिम्फोफोबिया की बात करें तो लिम्फोफोबिया कहते हैं झील के भय को, यानी बी में 2 नंबर।
और पायरोफोबिया की बात करें तो पायरोफोबिया कहते हैं अग्नि के भय को, यानी सी में 1 नंबर। और जेरेंटोफोबिया की बात करें तो जेरेंटोफोबिया करते हैं वृद्धावस्था के भय को, यानी डी में 3 नंबर, यानी 4 2 1 3। अब 4 2 1 3 किस में? ये है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला 16 प्रश्न है, सही सुमेलित को पहचानिए। अब ये दोस्तों एपोप्टोसिस और परिगलन, इनको दोस्तों इसमें कौन कौन से सुमेलित है उसकी हमें पहचान करनी है। अब दोस्तों ये प्रश्न भी बोर्ड द्वारा आपके डिलीट कर दिया गया था, और ये क्यों डिलीट किया गया? क्योंकि दोस्तों जो एपोप्टोसिस है ये कोशिका की मृत्यु को कहते हैं, और ये दोस्तों बहुकोशिकीय में होता है, ना कि एकल कोशिका में। तो ये आपके जो 4 नंबर ऑप्शन है ये इस प्रश्न के डिलीट होने का कारण बना। तो अगर ये यहाँ पे बहुत कोशिका होता दोस्तों तो यहाँ पे 2 नंबर आपके ऑप्शन सही हो जाता। और परिगलन की बात करें दोस्तों तो शरीर के किसी भाग की कोशिकाओं व ऊतकों की मृत्यु को दोस्तों परिगलन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बहुकोशिका होता तो ये प्रश्न सही हो जाता, और ये प्रश्न भी बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यानी एपोप्टोसिस एक तो प्लाज्मा झिल्ली बरकरार रखता है और बहुकोशिकीय में होता है, यानी ए में 3 व 4। और परिगलन दोस्तों कोशिका अंतर्वस्तुओं का बाहर आना या निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो ये परिगलन में भी 1 और 2 सही मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुकोशिका होता दोस्तों तो ये प्रश्न सही होता, बाकी इस दृष्टि से दोस्तों ये प्रश्न गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई वंशावली विश्लेषण में से इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त वंशगति प्रारूप है? यानी इन सभी में से कौन सा प्रारूप है जो सर्वाधिक वंशगति है? तो यह है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल। अब दोस्तों अगर माइटोकॉन्ड्रियल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल एक डीएनए है जो माता से संतान में स्थानांतरित होता है, और ये दोस्तों केवल माताओं से प्राप्त होता है। ये केवल माताओं से प्राप्त होता है, और ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला एक गुणसूत्र है, और इस कारण से माइटोकॉन्ड्रियल ही सर्वाधिक उपयुक्त वंशानुगति प्रारूप है। तो 1 नंबर आपके इसका सही, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते 18वें प्रश्न की ओर। अब 18वां प्रश्न दोस्तों, कोशिका का प्रकार जिसमें HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है। अब किस में कमी होती है? ये होती है दोस्तों आपके लाल रुधिर कोशिका यानी RBC में, रेड ब्लड सेल्स में। अब दोस्तों HLA क्या होता है? सबसे पहले तो HLA क्या होता है? HLA दोस्तों मानव प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है उससे संबंधित एक जीन का सबसे बड़ा समूह है, और ये दोस्तों समूह गुणसूत्र 6 पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? ये गुणसूत्र 6 पर पाया जाता है। और हमें पूछा है कि कोशिका का प्रकार जिसमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है, ये होती है दोस्तों लाल रुधिर कोशिका। बाकी इनमें थ्रोम्बोसाइट हो गई या हिपोटोसाइट हो गई या न्यूट्रोफिल हो गई, इसमें कमी नहीं होती। ये होती है दोस्तों लाल रुधिर कोशिका में यानी रेड ब्लड सेल्स में इनकी कमी होती है। अब HLA के बारे में बताया, यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है। ये क्या है? मानव प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित एक जीन का बड़ा समूह है, और ये गुणसूत्र संख्या 6 पर पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपके ऑप्शन A। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 19वां प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनें। अब यहाँ पे वायरस दे रखे हैं और ये यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल दे रखे हैं, और इसमें से हमें गलत कौन सा है उसकी पहचान करनी है। प्रश्न को ध्यान में से पढ़िएगा दोस्तों कि गलत की पहचान करनी है। अब पॉक्स वायरस है, ये डबल स्टैंड, DS का मतलब हो गया दोस्तों डबल स्टैंडर्ड। तो ये दोस्तों डबल स्टैंडर्ड DNA होता है जो कि दोस्तों सही है, और मिक्सो वायरस सिंगल स्टैंड। अब SS का
मतलब है यहाँ पे दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड। तो और मिक्सो वायरस होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये भी सही है। और टीएमवी की बात करें, ये भी दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और एडिनो वायरस की बात करें तो एडिनो वायरस दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, ये होता है दोस्तों आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो 4 नंबर इसका गलत मिलान है और 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत मिले हुए कथन के बारे में पूछा था। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए। अब यहाँ पे लाइकेन है और ये लाइकेन के दोस्तों प्रकार है। हमें इस प्रश्न में भी हमें गलत जो मिला हुआ है उसे चुनना है। तो पॉर्मेलिया जो फोलियोस का प्रकार है, ये भी दोस्तों सही है। और क्लेडोनिया ये फ्रूटी कोस लाइकेन का प्रकार है, ये भी सही है दोस्तों। और हिमोटोमा क्रस्टोस ये भी दोस्तों सही मिलान है। और पेल्टिगेस लिप्रोस ये पेल्टिगेस, ये दोस्तों आगे गलत हो जाएगा। पेल्टिगेस भी है दोस्तों जो फोलिकोस लाइकेन का ही प्रकार है, फोलियोस लाइकेन का प्रकार, ना कि लिप्रोस का प्रकार। तो इसमें भी दोस्तों आपके 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन से प्रकार का सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिका के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है? इन सूक्ष्मदर्शियों में से कौन सा सूक्ष्मदर्शी है जो जीवित कोशिका के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, केंद्रक अभिरंजक का उदाहरण है। केंद्रक अभिरंजक का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो ये है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों प्रश्न आपके बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दे रखा है हीमोटॉक्सिलिन, ये गलत है और ये तो है ही नहीं दोस्तों अभिरंजक के उदाहरण। यहाँ पे अगर दोस्तों हीमोटोजाइलिन होता तो ये उत्तर आपके सही हो जाता और ये प्रश्न भी डिलीट नहीं होता। यहाँ पे हीमोटोटॉक्सिलिन दे रखा है, ये गलत है। यहाँ पे हीमोटोजाइलिन होता तो ये प्रश्न आपका सही होता। बोर्ड द्वारा ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर होता अगर यहाँ पे होता हीमोटोजाइलिन। क्या होता? हीमोटोजाइलिन होता, तो ये केंद्रक अभिरंजक का उदाहरण होता, ना कि हीमोटॉक्सिलिन। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला 23वां प्रश्न दोस्तों, रुधिरोत्पादक स्तंभ कोशिकाएं इनमें पाई जाती है, यानी किन में पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों परिधि रुधिर वाहिकाओं में, अस्थि मज्जा में और नाभि के रंध्र, यानी तीनों में पाई जाती है। तो ABC इसका सही उत्तर है। तो आपके दोस्तों इसमें 23 में 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए। यह यहाँ पे आनुवंशिक कूट है और यहाँ पे दोस्तों एमिनो अम्ल है। इनमें भी हमें गलत कौन सा मिला हुआ है उसके बारे में देखना है दोस्तों। तो GCA ये एलेनिन अम्ल का है और CGA दोस्तों प्रोलिन CGA। अब दोस्तों अगर प्रोलिन की बात करें तो प्रोलिन में दोस्तों CCU, CCC, CCA और दोस्तों CCG होता है और CGA तो इसमें होता ही नहीं है। तो ये आपके 2 नंबर ही गलत मिलान हो जाएगा। और ACG और थ्रियोनिन ये भी सही मिलान है। GAC और एप्रियोटिक ये भी दोस्तों सही मिलान है। आपके 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये गलत मिलान है क्योंकि इनमें से ये CGA तो इसमें यही नहीं, CCG है, CCU है, CCC है और CCA है। तो 2 नंबर आपके इसका सही उत्तर होगा, ये गलत इसका मिलान है। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक पादप जिसका जीन प्रारूप दे रखा है AA, DB और CC में 100 परागण होने पर F2PD का लक्षण प्रारूप होगा। तो ये होगा दोस्तों 3:1। तो 2 नंबर इसका सही उत्तर था, यानी 25 नंबर प्रश्न का था 2 नंबर ऑप्शन सही। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लंबाई वाली क्रैनियल तंत्रिका है। तो सर्वाधिक लंबाई वाली
सर्वाधिक लंबी वाली क्रियान्वित तंत्र क्या है दोस्तों? 10। तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सही सम्मिलित को चुनिए और रुधिर स्कंदन कारक और उनके क्रमांक के लिए। अब स्कंदन ये कारक दे रखे हैं और इनके ये क्रमांक है। तो हैगमैन का दोस्तों 13 नहीं होता है, हैगमैन का होता है दोस्तों क्रमांक 12। और थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात करें दोस्तों तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का होता है आपके 2 नंबर ना होकर ये होता है 3 नंबर। और क्रिसमस की बात करें तो ये आपके होता है दोस्तों 6 नंबर ना होकर 9 नंबर। और अंत में है प्रोकम्टीन, ये होता है आपके 7 नंबर। ये दोस्तों आपके सही मिलान है। बाकी हैगमैन का दोस्तों 13 ना होकर 12 होता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन का दोस्तों 2 ना होकर 3 होता है, और दोस्तों क्रिसमस का 6 ना होकर और दोस्तों क्रमांक होता है 9। और हमें कौन सा सही सुमेलित है उसके बारे में हमें पूछा था। तो सही सुमेलित आपके 4 नंबर ही सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 4। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 28वां प्रश्न। अब 28वां प्रश्न भी दोस्तों बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया। अब किस कारण से डिलीट कर दिया गया? हमें कृत्रिम ऑक्सीजन के बारे में पूछा था। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि कृत्रिम ऑक्सीजन क्या होता है। तो ये जटिल संरचना वाले सरल अणु हैं जो पौधों में वृद्धि और दोस्तों शरीर विज्ञान को नियंत्रित करते हैं। और इनमें से पूछा था कि कृत्रिम ऑक्सीजन के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो अगर दोस्तों कृत्रिम ऑक्सीजन की बात करें तो कृत्रिम ऑक्सीजन होते उदाहरण की बात करें दोस्तों तो ये होते हैं कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण कि IAA यानी इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, ये कृत्रिम ऑक्सीजन है। और एक होता है दोस्तों आपके IBA यानी इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल। और दोस्तों यहाँ पे IAA तो है ही नहीं और IBA भी नहीं है। और एक होता है दोस्तों NAA, तो NAA तो इस ऑप्शन में दे रखा है। और NAA क्या होता है? ये होता है दोस्तों नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। एक होता है दोस्तों 2,4-D। अब 2,4-D यानी 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सीटिक। तो दोस्तों IAA तो इसमें है ही नहीं, IBA भी नहीं है, और जो 2,4 और NAA दे रखा है यानी दोस्तों IBA और IAA ऑक्सीजन जो कृत्रिम ऑक्सीजन है वो इसमें है ही नहीं। इस कारण से ये प्रश्न आपके हो गया डिलीट, क्योंकि C और E, और C और E तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगर C और E यहाँ पे ऑप्शन में होता तो ये प्रश्न आपके सही हो जाता, ये प्रश्न आपके डिलीट नहीं होता। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कृत्रिम जो ऑक्सीजन है उसके बारे में बताएं कि कृत्रिम ऑक्सीजन कौन कौन से। एक तो NAA और 2,4-D तो है ही दोस्तों। एक IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, और IBA दोस्तों इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, और NAA के बारे में बताया नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, और 2,4-D के बारे में बताया 2 डाइक्लोरोफेनॉक्सीटिक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 28 नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं थे। अगर C और E यहाँ पे ऑप्शन होता तो ये प्रश्न आपके सही हो जाता। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पादप जिसकी सहायक कोशिका में 8 गुणसूत्र है और एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। अब दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करना था, अब इसकी बात करें दोस्तों तो इसको हल करना था 3 × 2 से, यानी जो एंडोस्पर्म होता है ये होता है दोस्तों 3 × n, और 3 × हमें n की संख्या कितनी यानी गुणसूत्रों की संख्या दे रखी थी 8, तो 3 × 8 कितना हो जाता दोस्तों
ये हो जाता आपके 24। तो 4 नंबर आपके इसका सही उत्तर था। अब चलते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है उच्च पादपों की पार्श्व मूल इससे उत्पन्न होती है। तो उच्च पादपों की पार्श्व मूल किससे होती है? ये होती है परिरम से। तो 3 नंबर इसका आपके सही उत्तर था। तो दोस्तों ये थे आपके बायोलॉजी के 3 प्रश्न। पेपर थोड़ा टेढ़ा या फिर दोस्तों लेवल इसका बहुत ही ऊंचा था, और उम्मीद है कि ये पेपर के 30% दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। पूरी कोशिश की है इसमें कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। और दोस्तों आपके बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के जल्द ही, और जीके के दोस्तों आए रहे हैं वीडियो। जो पुराने परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके वीडियो आए रहे हैं। और दोस्तों बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के भी आपके प्रश्नों के वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। तो 2016 का पेपर थोड़ा दोस्तों टेढ़ा था। जीके की दृष्टि से देखें, भले फिजिक्स की दृष्टि से देखें, भले केमिस्ट्री की देखें, भले बायोलॉजी की देखें, तो पेपर का लेवल थोड़ा दोस्तों अप था इसमें। और इसमें पूरी कोशिश की है कि इस पेपर के 30 प्रश्नों को आपको समझा पाऊँ। और बोर्ड द्वारा भी दोस्तों आपके 4 से 5 प्रश्न देखो डिलीट कर दिए गए हैं, और पूरे पेपर में दोस्तों 27 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। और 27 प्रश्न डिलीट होना कोई छोटी बात नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।